किसान भाइयों। टीवी लाइफ साइंसेस के इस चर्चा सत्र में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम इस चर्चा सत्र में देखने वाले हैं कि हम जो आलू की खेती करते हैं तो उसमें पोषण प्रबंधन कैसे किया जाए। आलू की खेती में जो भी कुछ दिक्कतें आती है या जो कुछ किसानों को परेशानियां आती है उसको कैसे हम हल करें। और कीवी के जो उत्पादन है उनसे हम जो पैदावार है आलू की खेती की वो कैसे बढ़ाएं, ये सब हम आज जानने वाले हैं। तो ये सब हम आज जानने के हमें मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ है टीवी लाइफ साइंसेस के संशोधन विभाग से डॉक्टर बाबा साहेब डोमे, जो हमें आज जानकारी देंगे कि हम आलू की फसल में पोषण प्रबंधन कैसे कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा आलू की फसल कैसे ले सकते हैं। तो बाबा साहेब, ओवर टू यू। ओके। थैंक यू मैडम। सबसे पहले नमस्ते सभी किसान भाइयों को। मैं बाबा साहेब डोबे, प्रिवी लाइफ साइंसेज कंपनी की R&D डिपार्टमेंट से। तो जैसे कि मैडम ने यहाँ पे बताया कि आज जो हम लोग ये ऑनलाइन फार्मर मीटिंग यहाँ पे कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग आज चर्चा करेंगे। इसमें हम लोग आज डिस्कशन करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आलू की खेती में किस तरह से दिक्कतें आ सकती है, क्या क्या दिक्कतों का हमें सामना करना पड़ सकता है, और उस दिक्कतों के ऊपर हम लोग क्या सोल्यूशन डाल के हम कम से कम लागत खर्चे में अच्छे से अच्छा पैदावार, गुणवत्ताक्षम क्वालिटी पैदावार कैसे ला सकते हैं। तो इस बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो मैं शुरू में सारा जो आलू के फसल प्रबंधन के बारे में यहाँ पे बताऊंगा। तो इसके बाद जो लास्ट में आपके अगर कुछ सवाल है, आपको कुछ पूछना है, आपको कुछ आपका एक्सपीरियंस शेयर करना है, तो हम लोग लास्ट के सेशन में वो बात कर सकते हैं। तो जैसे कि अभी कोई भी फसल अगर हम लोग लेते हैं, तो उस नमस्ते। फसल में किसी भी किसान का जो है तो उसका एक्सपीरियंस, उसका अनुभव बहुत ज्यादा मात्रा में रहता है। उस खुद किसान को पता होता है कि मेरी फसल के अंदर, मेरी मिट्टी के अंदर मुझे क्या क्या दिक्कतें नॉर्मली आती है। तो ऐसे ही अगर हम लोग आलू की बात करेंगे, तो आलू में भी बहुत सारे ऐसी समस्या है जो हर साल हमें वहां पे आती है। किसान को वो हर साल वो दिक्कतों का सामना वहां पे करना पड़ता है। और अगर हम लोग इस कॉमन जो दिक्कतें हमें आलू के फसल के दौरान वहां पे आती है, तो इसको समझ के, इसको एड्रेस करके, अगर हम लोग इसके ऊपर अच्छा सोल्यूशन टाइम से पहले अगर देते हैं, तो हम लोग हमारा पैदावार वहां पे बढ़ा सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि अगर कोई समस्या आती है तो हम लोग वो समस्या आने के बाद उसके ऊपर उपाय योजना करते हैं। लेकिन होता क्या है कि वो जो दिक्कत वहां पे फसल के अंदर आती है, तो वो दिक्कतों के बाद कहीं ना कहीं फसल की ग्रोथ रुकना, कहीं ना कहीं फसल में रोग कीड़ों का माध्यम वहां पे बढ़ना, कहीं ना कहीं पैदावार वहां पे कम होना, क्वालिटी अच्छे तरह से नहीं आना, तो ये भी दिक्कतें उसके साथ साथ वहां पे आती है। तो इसके लिए अगर हम लोग आलू के बारे में बात करेंगे, तो आलू में शुरुआती अवस्था में हमें वेजिटेटिव ग्रोथ इंपॉर्टेंट होती है। वेजिटेटिव ग्रोथ ज्यादा मात्रा में अगर होती है, तो हमारा आलू का साइज अच्छी तरह से बनता है, आलू का पैदावार अच्छी तरह से आता है, यील्ड हमारा अच्छी तरह से वहां पे आता है। तो बहुत सारी जगह पे क्या होता है कि जैसे ही मौसम वहां पे चेंज होता है, मौसम खराब होता है, या फिर कुछ हमारा जो प्रबंधन हम लोग करते हैं उसमें अगर कुछ कम ज्यादा वहां पे आता है, दिक्कत वहां पे आती है, तो आलू का ग्रोथ वहां पे अच्छा नहीं होता है। पत्ते पीले होना, पत्ते कम लगना, डालियां कम लगना, हाइट कम होना, तो इन जैसी दिक्कतों का सामना हमें वहां पे करना पड़ता है। और जितना आलू का ग्रोथ वहां पे कम होगा, जितना आलू का हाइट कम रहेगा, पत्ते उसके ऊपर कम रहेंगे, वो पीला रहेगा, उतना आलू का जो नीचे का डेवलपमेंट है वो वहां पे रुक जाता है, आलू का साइज कम मिलता है, आलू की क्वालिटी वहां पे अच्छी नहीं मिलती है। उसके बाद आलू के ऊपर शुरू में और आखिरी में अगर ब्लाइट आता है, पत्तों के ऊपर कोई भी रोग का प्रादुर्भाव वहां पे होता है, तो उसकी वजह से भी हमारा डायरेक्टली पैदावार वहां पे कम होता है, यील्ड लॉस वहां पे कम होता है। क्योंकि आलू में एक तो अर्ली ब्लाइट और एक तो लेट ब्लाइट, मतलब शुरुआती अवस्था में पत्ते जलन जो होती है, वहां पे जो फंगस आता है, उसके बाद जो पत्तों की संख्या कम होती है, तो उसके चलते
नीचे जो आलू लगते हैं तो उसको जो अन्नद्रव्य वहां पे मिलना चाहिए, वो अन्नद्रव्य उस मात्रा में न मिलने के चलते उस आलू का डेवलपमेंट वहां पे रुक जाता है। वही अगर आखिरी में अगर कोई डिसीज फसल के ऊपर आता है, तो वहां पे भी आलू की क्वालिटी अच्छी नहीं मिलती, एक समान आलू वहां पे नहीं मिलता है, आलू का शेप जो होता है, साइज जो होता है, वो अच्छी तरह से वहां पे नहीं होता है। क्योंकि हमारा जो टारगेट होता है वो टारगेट रहता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा आलू का पैदावार बढ़ाना है, तो उसका साइज अच्छा होना चाहिए, उसका शेप अच्छा होना चाहिए। तो ये सब कुछ चीजों के लिए हमें कुछ ऐसा प्रबंधन वहां पे करना जरूरी है, हमें कुछ ऐसा उपाय योजना वहां पे करना जरूरी है जिसकी वजह से हमारा नुकसान वहां पे जो इस प्रॉब्लम के वजह से होता है, तो वो वहां पे कम होके हम अच्छा से अच्छा गुणवत्ताक्षम क्वालिटी वाला आलू वहां पे ला सकते हैं। तो एक एक दिक्कत हम लोग यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हम लोग उपाय योजना करके ये दिक्कत हम लोग हमारी आलू की फसल में कम कर सकते हैं। तो पहले अगर हम लोग देखेंगे, तो सबसे पहले किसी भी आलू की फसल के अंदर जितना उसका ग्रोथ अच्छा है, जितना उसका कैनोपी अच्छा है, जितना उसका पत्ते अच्छे लगे हैं, पत्ते हरे भरे हैं, पत्ते का साइज अच्छा है, पत्ते की जो चमक है वो अच्छी है, फसल का हाइट अच्छा है, फसल का ग्रोथ वहां पे अच्छा हो रहा है। तो अगर ऐसा अगर प्लॉट हम लोग देखते हैं, ऐसा अगर फसल हम लोग देखते हैं, तो इस फसल के अंदर हमें डेफिनेटली वहां पे यील्ड अच्छा मिलता है, पैदावार अच्छी आती है, क्वालिटी अच्छी आती है। लेकिन जिस फसल के अंदर पत्ते कम लगे हैं, पत्तों का साइज अच्छी तरह से नहीं है, पत्ते पीले हैं, पौधों का विकास भी कम हुआ है, पौधे का विकास थम गया है, तो ऐसी फसल के अंदर हमें छोटे छोटे आलू वहां पे हार्वेस्टिंग के बाद वहां पे दिखते हैं, ज्यादा मात्रा में कम ज्यादा साइज वाले आलू दिखते हैं। आलू की शाइनिंग अच्छी तरह से नहीं होती है, शेप अच्छी तरह से नहीं होता है। तो जितना हम आलू की वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए काम करेंगे, उतना हमें डायरेक्ट उसका रिजल्ट अपनी पैदावार के ऊपर दिखाई देगा। जितना हम हमारा जो आलू का फसल है वो हरा भरा रखेंगे, आलू का फसल का ग्रोथ अच्छा रखेंगे, उतना हमें उत्पादन अच्छा मिलेगा, उतना हमें आलू का साइज अच्छा मिलेगा, एक समान आलू मिलेगा, पैदावार अच्छी मिलेगी, क्वालिटी जितना अच्छा होगा उतना मार्केट का जो प्राइस है वो वहां पे अच्छा मिलता है। तो अगर हमें अच्छी से अच्छा ग्रोथ वहां पे लाना है, तो हम प्रिविड एक सोल्यूशन आप वहां पे यूज कर सकते हैं, जिसके अंदर हम लोग जो अलगी होता है, समंदर का जो अलगी होता है उसका एक्सट्रैक्ट हम लोग प्रिविड के अंदर देते हैं, जिसको हम लोग सीविड एक्सट्रैक्ट बोलते हैं। तो ये जो प्रिविड हमने डेवलप किया है, इसके अंदर हम लोग दो सीविड का एक्सट्रैक्ट देते हैं, एक तो एस्कोफाइलम और दूसरा सरगेसम। और ये जो सीविड होता है, जैसे हम लोग बीमार होने के बाद ड्रिप लेते हैं, सलाइन लेते हैं, तो उसके बाद हमें थोड़ा सा फ्रेशनेस आता है, हम लोग थोड़ा सा सुकून महसूस करते हैं। तो ऐसा ही एक इंस्टेंट फसल को एनर्जी देने का काम ये प्रीविड वहां पे करता है, क्योंकि जो भी सीविड होता है उसके अंदर ज्यादा मात्रा में प्रोटीन्स होते हैं, विटामिन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जो फसल के अंदर जाने के बाद फसल हरा भरा वहां पे होता है, फसल का ग्रोथ वहां पे बढ़ता है। तो शुरुआती अवस्था में, मतलब अगर आपका फसल 1 से 2 महीने के बीच के अवस्था में है, तो ऐसी कंडीशन में अगर आप प्रिविड को 2 से 3 मिली प्रति लीटर पानी या फिर 500 मिली प्रति एकड़ के हिसाब से अगर छिड़काव पत्तों के ऊपर करते हैं, या फिर अगर आपको मिट्टी के थ्रू प्रिविड को देना है, तो आप 1 लीटर पर एकड़ की डोज से अगर आप प्रिविड को वहां पे देते हैं, तो ये सबसे पहले क्या करेगा, जो फसल को एनर्जी चाहिए, जो फसल को अन्नद्रव्य चाहिए, वो अवेलेबल करवा के देने का काम करेगा, जिसकी वजह से आपका फसल जो है तो वो हरा भरा रहेगा, पत्तों का साइज वहां पे अच्छा होगा, ज्यादा से ज्यादा पत्ते उस फसल के अंदर आएंगे, फसल का ग्रोथ वहां पे, विकास वहां पे बढ़ेगा, हाइट अच्छी तरह से वहां पे होगी। और जितना ज्यादा फसल का विकास अच्छी तरह से होगा, उतना ज्यादा चांसेस आपको बनता है कि आपका जो आलू नीचे लगने वाला है, तो उसका साइज एक समान और अच्छा आएगा। तो सबसे पहले शुरुआती अवस्था में हम अगर प्रीविड का इस्तेमाल अगर वहां पे करते हैं, तो फसल के अंदर अच्छी तरह से ग्रीनरी लाने का काम और फसल का विकास करने का काम ये प्रिविड के माध्यम से वहां वहां पे होता है। इसके साथ साथ फसल को एनपीके भी बैलेंस फॉर्म में वहां पे चाहिए। जब अगर आप फसल की ग्रोथ के बारे में वहां पे अगर बात करते हैं,
तो वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए फसल को नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये प्रमुख 3 अन्नद्रव्य की जरूरत वहां पे होती है। अगर आप ये तीनों भी अन्नद्रव्य वेजिटेटिव ग्रोथ के समय वहां पे फसल के ऊपर देते हैं, 30 से 35 दिन, 40 दिन के क्रॉप के अंदर अगर आप ये प्रीविट जो हमारा है, जिसके अंदर 10, 30, 30 ग्रेड यहाँ पे आता है, जिसके अंदर एक बैलेंस फॉर्म में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटैश है, इसको अगर आप स्प्रे के अंदर वहां पे देते हैं 3 ml पर लीटर पानी की डोज से, या फिर 500 से 750 ml पर एकड़ की डोज से अगर आप प्रिविट को भी वहां पे स्प्रे करते हो, तो इसके अंदर जो हमने एनपीके दिया है, ये एनपीके का भी फायदा फसल की ग्रोथ के लिए होता है। और इसके साथ साथ, क्योंकि मार्केट में अगर आप देखते हो तो आपको वाटर सोल्यूबल भी बहुत सारे एनपीके मिलते हैं, लेकिन उसके अंदर सिर्फ एनपीके होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटैश होता है। हमने जो ये प्रीविट यहाँ पे लॉन्च किया है, तो ये लिक्विड फॉर्म में हम लोग देते हैं। मतलब आपको ये पानी में कंप्लीटली पूरी तरह से घुल जाता है। पाउडर फॉर्मुलेशन अगर आप लेते हो तो उसमें थोड़ा सा घुलने का वहां पे प्रॉब्लम आ सकता है। डोज आप कैलकुलेट करके वहां पे डाल सकते हैं। अगर आपको हमने 500 ml बोला है, तो 500 ml आप लिक्विड वाला है तो इजीली आप मेजर करके डाल सकते हैं। पाउडर फॉर्मुलेशन में हर किसी के पास वेइंग बैलेंस नहीं होता है, तो आप वो डोज जो प्रॉपर वहां पे जाना चाहिए वो वहां पे नहीं जाता है। तो ये एक एडवांटेज इसके अंदर है। और सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे जो अच्छा एडवांटेज ये प्रिविट का जो है, तो इसके अंदर हमने नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटैश के साथ साथ हमने कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी डाले हैं, कुछ एमिनो एसिड भी डाले हैं, कुछ विटामिन भी है, और सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर हमने सिलिकॉन भी डाला है। तो इतना सारा इसके अंदर न्यूट्रिएंट का मिक्सचर होने के बावजूद ये जो फसल है, तो ये फसल को हरा भरा रखने का काम, फसल का पूरा विकास करने का काम एक साथ ये प्रिविट का जो 10, 30, 30 है, तो ये वहां पे करता है। तो इसके लिए वेजिटेटिव ग्रोथ अगर आपका अच्छा है, फसल का विकास अगर शुरू में अच्छा होता है, तो निश्चित तौर पर आपका पैदावार वहां पे बढ़ सकता है। तो इसके लिए आपके पास दो जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, तो वो अच्छी तरह से काम करते हैं आपका फसल का पूरा विकास करने के लिए, जिसमें आप प्रिविडेक यूज कर सकते हैं। और उसके साथ साथ आप नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटैश फसल को देने के लिए आप जो प्रिविट हमारा है 10, 30, 30, तो इसको भी आप वहां पे यूज कर सकते हैं। इसके बाद जब आपका वेजिटेटिव स्टेज अच्छा होता है, जब आपका विकास पौधे का अच्छा होता है, तो उसके बाद आपको ध्यान देना पड़ता है जो आपका आलू वहां पे बन रहा है, तो उसकी क्वालिटी के ऊपर, उसकी साइज के ऊपर। क्योंकि कुछ अन्न द्रव्य की अगर कमी फसल के अंदर आती है, तो पोटैटो का आपका आलू का जो साइज है वो वहां पे कम ज्यादा होता है। आलू अंदर से खोखले मिलते हैं, हेलो मिलते हैं, शेप टेढ़ा मेढ़ा वहां पे मिलता है। अगर कैल्शियम बोरॉन की कमी वहां पे फसल के अंदर आती है, तो आलू में छेद वहां पे मिलता है, क्रैकिंग वहां पे मिलती है। कैल्शियम बोरॉन की कमी की वजह से पत्ते जो होते हैं, तो वो छोटे छोटे पत्ते वहां पे रहते हैं, जिसकी वजह से आपका अन्नद्रव्य वहां पे प्रॉपरली बनता नहीं है। और जितना कम अन्नद्रव्य बनेगा, उतना आपका जो आलू वहां पे उसका विकास चालू है, तो उसको अन्नद्रव्य कम मिलेगा। तो निश्चित तौर पर आपके पैदावार घटने के चांसेस वहां पे होते हैं। तो स्पेशली अगर हम आलू की डेवलपमेंट, विकास के बारे में अगर बात करते हैं, तो कैल्शियम और बोरॉन, ये दो जो अन्न द्रव्य होते हैं, और इसके साथ साथ आपका जिंक, ये 3 अन्न द्रव्य बहुत ज्यादा मात्रा में आलू की फसल के लिए वहां पे जरूरी होते हैं। अगर फसल के अंदर कैल्शियम, बोरॉन, जिंक की कमतरता आती है, तो ये सारे दिक्कतों का सामना हमें वहां पे करना पड़ता है। और जब आलू का साइज अच्छा नहीं होता है, आलू का शेप अच्छा नहीं होता है, आलू के अंदर क्रैकिंग आती है, तो ऐसे आलू को हमें ग्रेडिंग करके बाहर निकालना पड़ता है। उसको एक तो मार्केट का रेट भी अच्छा नहीं मिलता है, और उसको ग्रेडिंग करने के लिए हमें वहां पे अतिरिक्त पैसा देना पड़ता है। हमारी क्वालिटी अच्छी ना होने के बावजूद हमें मार्केट का रेट वहां पे अच्छा नहीं मिलता है। तो इसके लिए आप कैल्सी प्लस प्लस जो हमारा स्पेशलिटी न्यूट्रिएंट है, ये वहां पे यूज कर सकते हैं। इसके अंदर हमने कैल्शियम भी दिया है, बोरॉन भी दिया है,
साथ साथ जिंक, मैग्नीशियम और सिलिकॉन भी इसके अंदर हमने दिया है। तो ये भी एक एक मिक्सचर अन्न द्रव्य का वहां पे है। तो जब आपका आलू का विकास अवस्था आता है, मतलब आपका फसल जो है तो वो 40 से 60 70 दिन का अवस्था जो होता है, जहाँ पे आपका आलू बनने का, उगने का जो स्टेज वहां पे आता है, तो ऐसी अवस्था में अगर आप कैल्सीबी को 1 ग्राम पर लीटर पानी की डोज से या फिर 250 ग्राम पर एकड़ की डोज से अगर स्प्रे में देते हो, तो इसके अंदर का जो कैल्शियम बोरॉन है वो फसल के अंदर तुरंत वहां पे जाता है। ये क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर का हमने जो कैल्शियम दिया है ये ऑर्गेनिक चिलेटेड कैल्शियम दिया है। तो जो भी ऑर्गेनिक चिलेटेड अन्न द्रव्य होते हैं, तो वो हम लोग अगर स्प्रे में वहां पे यूज करते हैं तो फसल के अंदर जल्दी जाते हैं, और उसका जो काम है तो वो वहां पे जल्दी होता है, तो फसल के अंदर उसकी कमतरता वहां पे नहीं आती है। दूसरा, इसके अंदर हमने सिलिकॉन भी डाला है। तो ये जो सिलिकॉन है ये बाकी अन्न द्रव्यों को साथ में लेके फसल के अंदर पूरी सारी जगह पे पहुंचाने का काम ये इसके अंदर का सिलिकॉन करता है। दूसरा, जैसे अभी बहुत सारी जगह पे ठंड ज्यादा है, टेम्परेचर 5 6 7 डिग्री सेल्सियस के आसपास वहां पे आया है, दिन का टेम्परेचर वहां पे 15 20 के आसपास जाता है। तो ऐसे टेम्परेचर कम ज्यादा होना, पानी कम ज्यादा होना, इसकी वजह से जो तनाव फसल के ऊपर आता है, तो वो तनाव कम करने का काम भी इसके अंदर का सिलिकॉन वहां पे करता है। तो ऐसे अलग अलग फायदे आपको आलू के फसल के अंदर देने का काम ये कैल्सीबी वहां पे करता है। तो जैसे ही आपका आप कैल्सीबी का यूज वहां पे आपकी फसल के अंदर करते हैं, तो फसल को कैल्शियम, बोरॉन, मैग्नीशियम, जिंक की कमी वहां पे नहीं आती है। और ये चारों अन्न द्रव्य की अगर कमी वहां पे नहीं आती है, तो एक तो फसल का ग्रोथ भी अच्छा होता है, और दूसरा, जो भी क्वालिटी हमें अच्छी तरह से आलू के अंदर चाहिए वो क्वालिटी अच्छी आती है, साथ साथ साइज भी अच्छा होता है। क्योंकि कैल्शियम एक ऐसा अन्न द्रव्य है जो आपको वेजिटेटिव ग्रोथ में भी काम में आता है, और जो आपको आलू के डेवलपमेंट के लिए भी काम में आता है। और वही कैल्शियम हमने इसके अंदर ऑर्गेनिक फॉर्म में दिया है। तो मतलब आपके फसल के अंदर कैल्शियम की कमी अगर आप कैल्शियम को यूज करते हैं तो नहीं आती है। और इसका फायदा आपको डायरेक्टली आपका क्वालिटी आलू निकालने के लिए वहां पे मिलता है। आपका आलू का साइज एक समान वहां पे बनता है, आलू का शेप अच्छी तरह से वहां पे आता है, और पैदावार बढ़ने में वहां पे मदद होती है। दूसरा, जैसे ही आप कैल्शियम को वहां पे डालते हो, जब आपका आलू निकलना या फिर बनने का स्टेज वहां पे आता है, तो ऐसी स्टेज के अंदर तो फसल को कैल्शियम और बोरॉन वहां पे ये प्रोवाइड करता है, जिसके चलते फसल के अंदर किसी भी तरह से क्रैकिंग वहां पे नहीं आती है, दरारें आलू के ऊपर वहां पे नहीं दिखते हैं। तो एक समान क्वालिटी आपको वहां पे मिलती है। तो ये डेवलपमेंट के समय अगर आपने कैल्सीबी का यूज किया तो आपको अच्छे से अच्छा आलू वहां पे मिल जाता है, क्वालिटी उसकी अच्छी मिलती है, उसकी डेवलपमेंट वहां पे अच्छी मिलती है। इसके साथ साथ अगर आपका जो फसल है वो 60 से 65 दिन के बाद का वहां पे है, तो आपको दिमाग में एक ही चीज रखना है कि आपको ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आप ऐसा कुछ अन्न द्रव्य फसल को दे, ताकि फसल के अंदर का जो आलू का डेवलपमेंट है वो ज्यादा मात्रा में हो। तो आखिरी स्टेज में फसल को फास्फोरस और पोटेशियम, ये दो अन्न द्रव्य जरूरी होते हैं जब आपका फसल 60 से 65 दिन के बाद का होता है। तो क्योंकि उस समय आपको ज्यादा नत्रक की जरूरत नहीं होती है, नाइट्रोजन की जरूरत नहीं होती है, जो भी आपका विकास होना है वो 40 से 50 दिन के पहले वहां पे हो जाता है। उसके बाद अगर आपको जो कुछ अन्न द्रव्य वहां पे चाहिए, तो उसमें सबसे ज्यादा आपको चाहिए फास्फोरस और पोटेश। फास्फोरस की वजह से आपके जड़ों का विकास अच्छी तरह से होता है, और पोटेश की वजह से आपका जो फसल है वो हेल्दी बनाए रहता है। और पोटेश ज्यादा मात्रा में फसल के अंदर जाने के बाद पोटैटो का साइज बढ़ने के लिए भी वहां पे मदद होता है। साइज के साथ साथ वेट भी अच्छा आना चाहिए, वजन भी ज्यादा आना चाहिए। तो वजन के लिए, वेट के लिए ये पोटैश अन्न द्रव्य फसल के अंदर आखिरी स्टेज में, आखिरी पड़ाव में जाना जरूरी होता है। तो इसके लिए हमारा एक प्रिविट का ही 0 40 40 एक ग्रेड है, जिसके अंदर भी हमने फास्फोरस और पोटैश 40 40 मात्रा में दिया है। साथ ही में
इसके अंदर हमने कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी दिए है, एमिनो एसिड भी दिया है, विटामिन भी दिया है, ऑर्गेनिक एसिड भी दिया है, और कुछ सिलिकॉन भी इसके अंदर डाला है। तो जो भी मेनली आपका फसल 60 दिन के आसपास हो गया है, तो उस अवस्था में जो अन्न द्रव्य फसल को चाहिए, वो अन्न द्रव्य हमने प्रीविट के अंदर दिए, मतलब इसके अंदर हमने फास्फोरस और पोटेश ज्यादा मात्रा में दिया है। इसकी वजह से आलू का साइज अच्छी तरह से बनने में मदद होता है, आलू का डेवलपमेंट अच्छी तरह से वहां पे होता है। जो भी पत्ते का जो अन्नरस है, वो पोटेश अगर आपकी फसल के अंदर ज्यादा है तो अन्नरस नीचे आलू को ज्यादा मात्रा में मिलता है, तो आलू का साइज अच्छी तरह से बनता है, आलू के अंदर वजन ज्यादा मात्रा में बढ़ता है, वेट ज्यादा मात्रा में बढ़ता है। तो 60 से 65 दिन की अवस्था के अंदर आप अगर प्रीविट 0-40-40 को 500 से 750 ml पर एकड़ की डोज से छिड़काव अगर आप आपके आलू के फसल के अंदर करते हैं, तो एक समान आलू का डेवलपमेंट करने का काम, आलू का वेट बढ़ा के आपका पैदावार बढ़ाने का काम ये प्रीविट वहां पे करता है। इसके बाद अगर हम लोग रोगों के बारे में अगर बात करते हैं, डिसीज के बारे में अगर बात करते हैं, तो जैसे हमने शुरू में बोला कि पत्तों के ऊपर जो जलन आता है, अर्ली ब्लाइट जो आता है, जो शुरुआती अवस्था में जो ब्लाइट वहां पे आता है, तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा मात्रा में नुकसान वहां पे होता है, क्योंकि शुरू में अगर आपके पत्ते खराब होते हैं, तो बाद में पत्ते फसल के ऊपर न होने के बावजूद नीचे जो आलू का डेवलपमेंट है, विकास है, वो वहां पे रुक जाता है, आलू का साइज वहां पे आखिरी में छोटा ही आपको मिलता है, वजन वहां पे अच्छी तरह से नहीं मिलता है। इसके बाद जब अर्ली लेट ब्लाइट आता है, मतलब आलू आपका बनना शुरू होता है, तब जो ब्लाइट आता है, उसकी वजह से भी बहुत ज्यादा मात्रा में नुकसान वहां पे होता है, क्योंकि उस समय अगर पत्ते वहां पे फसल के ऊपर नहीं रहते, तो फसल को, मतलब जो अन्न द्रव्य पत्तों से नीचे आलू के पास जाना चाहिए, वो वहां पे नहीं जाता है, और जो आलू के विकास के लिए जो अन्न द्रव्य वहां पे जरूरी है, वो अगर उसको उस अवस्था में नहीं मिलता है, तो भी वहां पे आलू का साइज वहां पे रुक जाता है, आलू का शेप वहां पे रुक जाता है, आलू का साइज वहां पे छोटा हो जाता है। उसके बाद कुछ स्कैल्प इशू भी वहां पे आते हैं, जो कि स्पेशली जिस मिट्टी का पीएच ज्यादा मात्रा में होता है, अल्कलाइन मिट्टी के अंदर अगर आप आलू लेते हो, तो ऐसी मिट्टी के अंदर ये स्कैल्प वहां पे ज्यादा मात्रा में आता है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप ये डिसीज को आने से पहले ही अगर कुछ प्रोटेक्शन वहां पे फसल को देते हो, तो इसकी वजह से जो नुकसान फसल के अंदर होना चाहिए, वो नुकसान वहां पे आप रुकवा सकते हैं। तो इसके लिए हम आप न्यूट्रीफाइट का एक ऑप्शन आपके पास है, न्यूट्रीफाइट का एक पर्याय आपके पास उपलब्ध है, जिसको हम लोग इम्यूनिटी बूस्टर बोलते हैं। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हम लोग रोग आने के बाद उपाय योजना चालू करते हैं। बहुत सारे फार्मर क्या करते हैं, बहुत सारे किसान क्या करते हैं, पत्तों के ऊपर अगर कोई भी डिसीज का एक आध दो स्पॉट वहां पे दिखता है, धब्बा वहां पे दिखता है, तो मार्केट में जाता है, फफूंद नाशक वहां पे लेके आता है, फंजीसाइड वहां पे लेके आता है, और वो फंजीसाइड का वहां पे इस्तेमाल वो अपनी आलू की फसल के ऊपर वहां पे करता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, जब हम लोग उस फंजीसाइड को यूज करते हैं, तो कुछ समय तक, कुछ दिनों तक रोग अपने फसल के ऊपर रुक जाता है। लेकिन उसको अगर फेवरेबल क्लाइमेट वहां पे मिलता है, मौसम अगर उसको फेवरेबल मिलता है, तो वो फफूंद वहां पे फिर से एक्टिव होता है, वो फंगस वहां पे फिर से एक्टिव होता है, और हमें फिर से दोबारा फंजीसाइड वहां पे डालना पड़ता है। तो ऐसी वजह से होता क्या है कि हमारे ज्यादा से ज्यादा बुरशीनाशक के स्प्रे वहां पे जाते हैं, फवारनी वहां पे हमें ज्यादा मात्रा में करना पड़ता है। तो ऐसी सिचुएशन में हमारा ज्यादा से ज्यादा खर्चा उस फंजीसाइड के ऊपर होता है, और जितना हम लोग ज्यादा फंजीसाइड इंसेक्टिसाइड फसल के ऊपर डालेंगे, उसका भी एक प्रकार से तनाव फसल के ऊपर आता है। तो ऐसी सिचुएशन में हम हमें पता है कि अर्ली ब्लाइट आ सकता है, लेट ब्लाइट आ सकता है, रोग अपने फसल के ऊपर आ सकते हैं। तो उसके पहले अगर हम लोग न्यूट्रीफाइट को वहां पे यूज करते हैं, तो ये न्यूट्रीफाइट फसल को दो प्रकार का संरक्षण देता है। एक तो ये रोगों से भी मुक्ति फसल के अंदर देता है, और दूसरा इसके अंदर हमने एक्टिव फॉर्म में पोटैश डाला है, तो ये फसल को पोटैश भी देने का काम वहां पे करता है। तो शुरुआती अवस्था में, मतलब
एक महीने की फसल के अंदर एक फवारनी, और जब आपका फसल 60 से 70 दिन का होता है तब एक फवारनी, ऐसे दो स्प्रे अगर आप न्यूट्रीफाइट के करते हो 2 ग्राम पर लीटर पानी की डोज से, या फिर 400 से 500 ग्राम पर एकड़ की डोज से, तो इसके अंदर जो हमने एक्टिवेटेड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फॉस्फोरस नाम का जो घटक इसके अंदर दिया है, तो ये घटक की वजह से फसल के अंदर इम्यूनिटी अच्छी तरह से आती है, फसल के अंदर रोग प्रतिकारक शक्ति उसकी विकसित हो जाती है, तो जिसकी वजह से फसल कम से कम बीमार पड़ता है, मतलब कम से कम रोगों का अटैक फसल के ऊपर वहां पे होता है, क्योंकि ये जो न्यूट्रीफाइट है ये फसल को अंदरूनी शक्ति वहां पे देता है, अंदरूनी ताकत वहां पे देता है, जिसकी वजह से जैसे हम लोग अपने घर पे जो बच्चे वगैरह होते हैं, तो बच्चों को हम लोग डेली खाना वगैरह तो देते ही है, लेकिन खाना वगैरह देने के बावजूद भी बच्चे का इम्यूनिटी अच्छा होना चाहिए, बच्चा बार बार बीमार नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए जैसे हम लोग च्यवनप्राश देते हैं, बूस्ट देते हैं, हॉर्लिक्स देते हैं, तो इस तरह से फसल के अंदर च्यवनप्राश का काम करने का काम ये न्यूट्रीफाइट वहां पे करता है। मतलब जो हम लोग रेगुलर खाद उसको देते हैं, जो हम लोग रेगुलर अन्न द्रव्य उसको देते हैं, उसकी उसके बावजूद भी फसल को जो भी रोगों से संरक्षण देना है, तो इसके लिए अगर आप न्यूट्रीफाइट को वहां पे यूज करते हैं, तो ये न्यूट्रीफाइट फसल के अंदर कुछ ऐसे एंजाइम तैयार करता है, जिसकी वजह से फसल के अंदर जो फाइटिंग सेल्स होती है, रोगों को प्रतिकार करने के लिए जो सेल फसल के अंदर होती है, उसको वो उत्तेजित करता है, उसको एक्टिव करता है, और वो सेल, वो पेशी अगर एक बार एक्टिव हो जाती है, तो उस फसल के अंदर किसी भी तरह से रोगों का अटैक वहां पे नहीं होता है। तो इसके लिए अगर आप कम से कम 2 से 3 स्प्रे अगर आप न्यूट्रीफाइट के आलू के फसल की पूरी लाइफ साइकिल में अगर करते हो, तो आपकी फसल को रोग मुक्त करने का काम ये न्यूट्रीफाइट वहां पे करेगा। और जितना ज्यादा आपका आलू का फसल रोग मुक्त रहेगा, जितना ज्यादा आपका आलू के अंदर का जो पत्ता है वो आखिरी तक हेल्दी रहेगा, हरा रहेगा, तो निश्चित तौर पर ज्यादा से ज्यादा मात्रा में अन्न द्रव्य उस पत्ते के अंदर तैयार हो जाएंगे, और आखिरी अवस्था में वो जो अन्न द्रव्य पत्ते के अंदर बने हैं, तो वो अन्न द्रव्य नीचे आलू को मिल जाएगा, नीचे आलू के ट्यूबर को वहां पे मिल जाएगा, और ट्यूबर को एक बैलेंस फॉर्म में अन्न द्रव्य मिलने के बाद उसका साइज, उसका शेप अच्छा हो जाएगा, उसके अंदर किसी भी तरह से कोई भी रोगों का जो स्पॉट है वो वहां पे नहीं आएगा। क्योंकि होता क्या है कि जब भी कोई फसल के अंदर किसी भी रोगों का आक्रमण हो जाता है, किसी भी रोगों का प्रादुर्भाव वहां पे होता है, तो कहीं ना कहीं ये जो फंगस होता है, ये जो फफूंद होता है, वो उसका थोड़ा बहुत तो असर उसके ऊपर फसल के ऊपर डाल के ही चला जाता है। तो ऐसी अवस्था में अगर हम लोग रोग आने से पहले ही न्यूट्रीफाइट को यूज करते हैं, तो ये न्यूट्रीफाइट आपकी फसल को रोग आने से प्रोटेक्शन फसल के ऊपर देता है। और अगर कोई रोग थोड़ा बहुत मात्रा में फसल के ऊपर आ भी गया है, तो ऐसी सिचुएशन में जो भी एक फंजीसाइड्स वहां पे होते हैं, तो उस फंजीसाइड के साथ आप न्यूट्रीफाइट को मिक्स करके भी आपके आलू के ऊपर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि जो रोग वहां पे आया है तो उसको कंट्रोल करने के लिए वो फंजीसाइड वहां पे काम करेगा। और उसके बाद कितना भी उस रोग को फेवरेबल क्लाइमेट वहां पे मिले, या फिर उसको पोषक वातावरण वहां पे मिले, फिर भी ऐसी सिचुएशन में उसको दोबारा अपनी फसल के ऊपर न आने देने के लिए ये न्यूट्रीफाइट फसल को एकदम से स्ट्रांग वहां पे बना देता है। तो मतलब अगर आप न्यूट्रीफाइट को वहां पे रेगुलर मात्रा में यूज करते हैं, तो आप अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट जैसी जो प्रमुख समस्या फसल के अंदर आती है, तो उससे आपकी आलू को आप प्रोटेक्शन दे सकते हैं। दूसरा, न्यूट्रीफाइट को डालने से इसके अंदर हमने एक्टिव फॉर्म में जो पोटेश होता है वो वहां पे दिया है। शुरू में भी हम लोग बात कर रहे थे कि आलू का आखिरी पड़ाव में उसकी साइज बनने के लिए, उसको वेट आने के लिए पोटैश अन्न द्रव्य बहुत जरूरी है। तो वो पोटैश फसल को देने के लिए ये न्यूट्रीफाइट के अंदर का एक्टिव पोटैश वहां पे काम करता है। तो मतलब पोटेशियम फसल के अंदर जितना ज्यादा मात्रा में रहेगा, उतना आपका फसल हेल्दी रहेगा, उतना आपके फसल के अंदर किसी भी तरह से कोई भी रोगों का इंसिडेंस वहां पे नहीं आएगा।
फसल का डेवलपमेंट वहां पे अच्छा होगा, आलू का विकास वहां पे अच्छा होगा। तो ऐसे दो फायदे फसल को देने का काम ये न्यूट्रीफाइट वहां पे करता है। इसके साथ साथ हमने एक और फॉर्मुलेशन यहाँ पे विकसित किया है सुपरस्टार नाम से। तो इसके अंदर हमने जो भी एक्सट्रैक्ट हम लोग देते हैं, तो इस एक्सट्रैक्ट के अंदर भी हम लोग एक्टिव फॉर्म का पोटैश वहां पे देते हैं। ये पाउडर फॉर्म में है लेकिन कंप्लीटली वाटर सोल्यूबल होता है, मतलब पानी के अंदर ये पूरी तरह से घुल मिल जाता है। तो इसका भी अगर आप प्रयोग, जब आपका फसल 60 से 65 दिन का होता है, जब आपका आलू का डेवलपमेंट विकास अवस्था फसल के अंदर आता है, तो ऐसी कंडीशन में अगर आप सुपरस्टार को 48 ग्राम पर एकड़ की डोज से अगर आप इसका स्प्रे वहां पे लेते हो, तो इसके अंदर का भी पोटैश आलू की फसल को वहां पे मिलता है, ताकि ये पोटैश आपके फसल के अंदर जो भी पोटेशियम की कमी है उसको पूरा करता है। उसको पूरा करने के बाद जो भी पोटैश आपका आलू के विकास के लिए लगता है, तो वो विकास के लिए वो जो पोटैश वहां पे जरूरी है, तो वो फसल को देने का काम ये सुपरस्टार वहां पे करता है। तो इसके अंदर हमने एक पोटैश जो होता है, तो वो रोडोफाइट्स जो होते हैं, तो उनका एक्सट्रैक्ट हम लोग निकालते हैं, और उस एक्सट्रैक्ट से हमने ये सुपरस्टार यहाँ पे विकसित किया है। तो ये बायो फॉर्म में पोटैश होता है। किसी भी तरह से आप अगर आज सुपरस्टार को यूज करते हैं, तो इसका पोटैश फसल को जल्दी मिलता है और ज्यादा समय तक उसका पोटैश का अवेलेबिलिटी वहां पे रहता है, पोटैश फसल को मिल जाता है, ताकि फसल के अंदर किसी भी तरह से पोटैश की कमी नहीं आती है। और पोटैश ज्यादा मात्रा में होने के बावजूद दो फायदे वहां पे मिलते हैं, क्योंकि शुरू से आखिरी समय तक अगर फसल के अंदर पोटैश ज्यादा मात्रा में रहेगा, तो जो फसल होता है वो हार्ड बनता है, फसल जो होता है तो स्ट्रांग बनता है। मतलब फसल के ऊपर किसी भी तरह से कोई भी रोगों का, कीड़ों का माध्यम वहां पे ज्यादा मात्रा में नहीं आता है। और दूसरा, आखिरी पड़ाव में अगर आपके फसल के अंदर पोटेशियम ज्यादा मात्रा में जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में फसल का विकास अच्छी तरह से होता है, जो ट्यूबर नीचे बनते हैं, जो आलू नीचे बनते हैं, तो पोटैश ज्यादा मात्रा में जाने के बाद उसका साइज अच्छी तरह से बनता है। जितना साइज अच्छा बनेगा उतना आपका पैदावार वहां पे बढ़ेगा। और ओनली मतलब साइज बनने से काम नहीं होता है, उसके अंदर वजन भी आना जरूरी है, उसके अंदर वेट भी आना जरूरी है। तो वो वेट लाने के लिए आपको आखिरी पड़ाव में पोटेशियम देना जरूरी होता है, जो एक्टिव फॉर्म में हम लोग सुपरस्टार में देते हैं। तो वो अगर आप यूज करते हो, तो किसी भी तरह से पोटेश की कमी आपके फसल के अंदर नहीं आती है। तो मतलब फसल को ज्यादा से ज्यादा अगर आपको पोटेश देना है, तो आपके पास न्यूट्रीफाइट का एक ऑप्शन है। आप प्रीविट 0-40-40 भी दे सकते हैं। उसके बाद आखिरी पड़ाव में आप सुपरस्टार भी दे सकते हैं, जिसकी वजह से आपका पोटेश का लेवल बना रहेगा। और जितना ज्यादा पोटेश का लेवल आपकी फसल के अंदर रहेगा, उतना ज्यादा एक समान आलू वहां पे बनेगा, आलू का विकास अच्छी तरह से होगा, आलू के अंदर वेट अच्छी तरह से आएगा, और डेफिनेटली आपका जो पैदावार है, आपका जो यील्ड है, वो वहां पे गुणवत्ता क्षम और अच्छा वहां पे मिलेगा। तो ये जो कुछ हमने अभी जो प्रोडक्ट्स यहाँ पे डिस्कस किए, तो इसके हमने बहुत सारी जगह पे, अलग अलग लोकेशन पे, अलग अलग वैरायटीज पे, अलग अलग मिट्टी के अंदर ट्रायल्स इसके किए। तो ये कुछ इसका डाटा है, जहाँ पे हमने प्रिवी के प्रोडक्ट्स एक बाजू में डाले थे, और कुछ एरिया में हमने प्रिवी के प्रोडक्ट्स नहीं डाले थे। तो ये दोनों का अगर हमने लास्ट में जो यील्ड लिया था, तो 26% यील्ड में बढ़ोतरी हमें जहाँ पे हमने प्रीवी के प्रोडक्ट डाले थे, तो उसके अंदर वहां पे मिली थी। साथ साथ खाली यील्ड वहां पे नहीं बढ़ा था, तो यील्ड के साथ साथ गुणवत्ता, क्वालिटी भी अच्छी आई थी, जिसकी वजह से एक समान आलू आने, द्रव्य भी, उत्पादन भी, क्वालिटी भी अच्छी आ रहा है आलू का वहां पे परिष्कृत किए। तो ये अच्छा ऑप्शन आपके पास है। तो शुरू में जो भी हमें फसल का विकास वहां पे अच्छा होना चाहिए, तो उसके लिए हम प्रीवीड वहां पे यूज कर सकते हैं, जिसकी वजह से द्रव्य वहां पे दिए तो उस विकास अच्छी तरह से होता है। जितना ज्यादा कैनोपी अच्छा रहेगा, जितना ज्यादा आलू का विकास के लिए आलू का साइज भी अच्छा होता है। आलू
का शेप भी फसल को का सिलिकॉन वहां पे करता है, या फिर जो भी फंगस फसल के ऊपर आता है, जो भी रोग फसल के ऊपर आता है, तो उसकी वजह से जो नुकसान वहां पे होता है, तो इसके लिए अगर हम रोग आने से पहले न्यूट्रीफाइड को वहां पे यूज करते हैं, तो ये फसल को रोग प्रतिकारक शक्ति वहां पे देता है। तो मतलब फसल खुद होके रोगों को वहां पे कंट्रोल करती है। कम से कम हमारा जो खर्चा है तो वो फंजीसाइड के ऊपर वहां पे होता है। साथ ही साथ आखिरी अवस्था में जो पोटैश फसल को वहां पे जरूरी होता है, तो वो एक्टिव फॉर्म में पोटैश देने का काम न्यूट्रीफाइड भी करता है। और उसके साथ साथ सुपरस्टार भी वहां पे एक अच्छा पर्याय आपके पास है, जिसके अंदर का पोटैश फसल को मिलने के बाद फसल का साइज और फसल का वेट वहां पे अच्छा आता है। तो ये जो प्रीवी के प्रोडक्ट्स है, इसको अगर हम लोग फसल के अंदर स्टेज वाइज वहां पे दिए गए मात्रा में अगर यूज करते हैं, तो हम लोग निश्चित तौर पर कम से कम लागत खर्चे में अपना आलू का पैदावार अच्छा और गुणवत्ताक्षम वहां पे ला सकते हैं। तो धन्यवाद। अगर आपके कुछ सवाल है, अगर आपको कुछ पूछना है, आपको कुछ एक्सपीरियंस आपका शेयर करना है, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। सर नमस्कार, मैं धर्म प्रकाश बोल रहा था बरेली से। हेलो। हाँ जी, नमस्ते। सर मैं बरेली से धर्म प्रकाश बोल रहा था। हाँ जी, बोलिए। ये पूछना है, 60 से 65 दिन की स्टेज है आलू की। हाँ। तो उसमें एक तो ये इस समय जो है 05234 और 0050 लास्ट स्टेज वाली स्थिति चल रही है। अगर बराबर। किसी खेत में फंगल इन्फेक्शन है ब्लाइट का, हम्म। तो उसको इसके साथ स्प्रे करा सकते हैं, साथ साथ दोनों की स्प्रे हो सकती है या अलग अलग करानी पड़ेगी? नहीं, साथ साथ कर सकते हैं आप। कोई भी फंजीसाइड अगर आपको यूज करना है, रेगुलर फंजीसाइड, तो उसके साथ आप एनपीके जो अपना प्रीविड का भी जो 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 रेंज है, हाँ। वो आप हम्म। मिक्स करके डाल सकते हैं। तो इसमें ये जो है ना, ये ग्रोथ प्रमोटर और फंगीसाइड एक साथ पड़ सकता है, एक ही दिन स्प्रे हो सकती है या इसमें डिफरेंस रहेगा? कर सकते हैं, आप एक ही साथ में कर सकते हैं। कोई साइड इफेक्ट तो नहीं आएगा सर उसमें, नहीं, जैसे? एक्चुअली क्या है कि साइड इफेक्ट नॉर्मली हम लोग जो फंजीसाइड यूज करते हैं उसके अंदर तो नहीं आता है। बहुत सारी अभी मार्केट में ऐसे कुछ फॉर्मुलेशन आ रहे हैं जिसमें एक ही प्रोडक्ट के अंदर दो कंटेंट होते हैं। तो ऐसी कंपनी भी बहुत सारी है कि जो उस प्रोडक्ट को प्लेन एप्लीकेशन रिकमेंड करती है। तो ऐसे जो प्लेन एप्लीकेशन फंजीसाइड के रिकमेंड किए जाते हैं कंपनीज की तरफ से, तो उसको छोड़ के जो नॉर्मली हम लोग फंजीसाइड यूज करते हैं, तो उसके अंदर हम लोग इसको दे सकते हैं। और मैं तो एक सजेस्ट करूंगा कि कोई भी कॉम्बिनेशन, चाहे आप फंजीसाइड का और ये एनपीके का हो, ये भी, और इसके साथ साथ आप कोई भी दो से ज्यादा अगर मिश्रण आप बना रहे, तो सिंपल है कि आपका 1 मिनट जाएगा, लेकिन फार्मर को ये बताना है, किसानों को ये बताना है कि आपका 1 लीटर पानी में जो भी डोज हम लोग देते हैं या फिर जो डोज उनको बताया जाता है, तो वो डोज लेके एक बार टेस्ट करके देखना है। अगर वो पानी एकदम से ट्रांसपेरेंट होता है, अच्छा होता है, कुछ भी उसमें गुठली गुठली नहीं होती है, तो आप बिंदास उसको मिक्स टैंक मिक्स करके डाल सकते हैं। इधर हमारी साइड में मेटालेक्सिल मैंगो जेब का बहुत ज्यादा क्रेज है, तो उस ज्यादा स्प्रे हो रही है। तो हाँ, ज्यादातर लोग यही ऐसा दे पूछते हैं कि सकते हैं। क्या उसके साथ मतलब ग्रोथ प्रमोटर एनपीके या मतलब प्रीविड या कोई भी ग्रोथ प्रमोटर क्या दे सकते हैं? दे सकते हैं। थैंक यू सर। सर। हेलो। हाँ जी। सर, जो प्रीविड है ना 10 30 30, वो हाँ, पहले एक्चुअली बताया गया था कि 1 लीटर 1 एकड़ में। तो हाँ। ये आपने जो बोला 500 ml करके, या तो वो क्या है, आलू पोटैटो के लिए स्पेशल डोज है क्या, या हर एक्चुअली क्रॉप में ही 500 ml देने से ही हो जाएगा? नहीं, एक्चुअली उसका जो डोज है, तो वो जिस टाइप का आपका क्रॉप है, जिस टाइप का आपका स्टेज फसल का है, तो उसके अकॉर्डिंग आप कम ज्यादा कर सकते हैं। अभी जैसे आलू का जो है, तो आलू के अंदर 80-85% पानी ही होता है, सेंसिटिव क्रॉप होता है। और उसको जो रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से अगर आप कोई भी एनपीके देते हो, तो उसमें आपका खर्चा भी कम होता है और फसल को वो एनपीके का रिक्वायरमेंट भी पूरा होता है। यही अगर आप केले की बात करते हैं या फिर जो ज्यादा दिन वाले क्रॉप होते हैं, उसके अंदर आप 1 लीटर का भी डोज दे सकते हैं।
आलू के अंदर या फिर जो हंगामी क्रॉप होते हैं 3 से 4 महीने की जो फसल होती है उसके अंदर आप 500 से 750 ml पर एकड़ का भी डोज दे सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप पर्टिकुलर इस क्रॉप के अंदर ये डोज देना है, लेकिन जरूरत के हिसाब से अगर आप डोज फिक्स करते हैं तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा और किसानों का जो अतिरिक्त खर्चा है वो भी वहां पे नहीं होगा। ठीक है सर। और वो एक्चुअली आपने वो जो क्वेश्चन किया तो मैं फंगिसाइड के साथ भी दे सकते हैं, तो वो पहले हाँ, के हम चेक करके दे या ऐसे ही दे देंगे तो चलेगा? क्या है कि अभी आप अगर दुकान में हैं तो दुकान से अगर कोई किसान आपको पूछता है तो आपको पता रहता है कि वो क्या फंजीसाइड लेके जा रहा है। लेकिन अगर कोई किसान फील्ड से आपको फोन करता है और उस किसान को किसान क्या उसके अंदर डाल रहा है ये अगर हमें कंफर्म है तो हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं। वो किसान अगर क्या डाल रहा है वो अगर हमें कंफर्म नहीं है तो उसको बोल देने का कि आप थोड़ा सा पहले मिक्स करके देखो। अगर वो फटता नहीं है तो आप बिंदास यूज कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली किसी भी फंजीसाइड के साथ ये एनपीके आप दे सकते हैं। ठीक है सर। और एक सर एक क्वेश्चन था वो एम्पलीफाइड का कुछ या इसमें पोटैटो में कुछ साइज का कुछ साइज आएगा क्या एम्पलीफाइड देने से? एक्चुअली इफेक्ट है क्या है कि उससे? एम्पलीफाई में एमिनो एसिड है उसके चलते इम्पैक्ट को आपको मिलेगा, लेकिन एम्पलीफाई का एज सच उसमें रोल नहीं है। उसके लिए आपको प्रीविड का एक ऑप्शन है और जो अपना प्रीविड 10-30 है या फिर प्रीविड का कौन सा भी रेंज आपके पास है तो उसके अंदर भी हमने एमिनो एसिड डाला है। तो उसमें से आप कौन सा भी एक ग्रेड भी यूज करते हैं तो उसका भी बेनिफिट आपको अच्छा मिलेगा। ठीक है सर। नमस्ते सर। गुड इवनिंग सर। दिस इज सौविक दत्ता, एसएम कोलकाता से। यस, गुड इवनिंग। सर ये एक आप जो बताए ना कैल्सीबी, ये तो यस। हम लोग ट्राई कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक सब जगह पे है ना प्रैक्टिस है कि जो आफ्टर 65 days to 70 day एक रॉ बोरॉन, जो बोरॉन 20% है, उसका उसका स्प्रे का एक हैबिट है फार्मर्स में, हाँ, पोटैटो हाँ। में। तो कैल्सी भी देने से क्या वो वाला स्प्रे नहीं भी हो सकता है, या वो सेकेंड बोरॉन 20% स्प्रे भी जरूरी है? नहीं, ये डिपेंड करता है कि बोरॉन की कमी फसल के अंदर कितना मात्रा में है। अगर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा कर्लीनेस पत्तों के ऊपर आ रहे हैं, पत्ते कर्ली हो रहे हैं, पत्तों का साइज कम हाँ हो रहा है या फिर थोड़ा बहुत हाँ कुछ अगर आप अप्रूव करके देखते हैं और वहां पे हाँ अगर आपको कुछ ऐसा क्रैकिंग वगैरह दिखता है ज्यादा मात्रा में, हाँ तभी आप हाँ हाँ। बोरॉन रेकमेंड करना है। अदरवाइज बोरॉन की एडिशनल देने की जरूरत नहीं आएगी। ओके ओके। और कैल्सी भी आप जो बताए वो क्या सिंगल स्प्रे से होगा, या 10-15 दिन में एक दूसरा स्प्रे भी डालने से बेटर एक्चुअली बेटर रहेगा? पोटैटो के अंदर कैल्सीबी का रोल तीनों भी अवस्था में होता है। मतलब एक वेजिटेटिव स्टेज में जैसे आपका फसल 30 दिन के आसपास का होता है तब भी आप कैल्सीबी को डाल सकते हैं। उसका बेनिफिट ये मिलेगा कि अगर कैल्शियम और बोरॉन की कमी आती है तो जो अपर मतलब ऊपर वाले जो पत्ते होते हैं वो पत्तों के हाँ अंदर कर्लीनेस आता है तो पत्ते ऊपर नए नए पत्ते निकलते नहीं है। तो हाँ हाँ ऐसी सिचुएशन में भी आप कैल्सी भी वहां पे दे सकते हैं। दूसरा उसके अंदर जिंक भी होता है। जिंक क्या काम करता है कि जो भी पत्तों के अंदर अन्न द्रव्य बनता है तो वो अन्न द्रव्य पत्तों से लेके नीचे ट्यूबर तक पहुंचाने का काम वो जिंक वहां पे करता है। तो उसका भी एक एडवांटेज है कि ज्यादा से ज्यादा जिंक अगर पत्ते के अंदर रहेगा तो ट्यूबर फॉर्मेशन अच्छा बनता है। दूसरा, जब आपका ट्यूबर डेवलपमेंट स्टेज आता है मतलब हाँ आपका 45 से 60 दिन का, तो ऐसी हाँ अवस्था हाँ में अगर आप कैल्शियम भी देते हो तो उसके अंदर हाँ। का जो कैल्शियम और बोरॉन है उसकी वजह से आपका जो ट्यूबर है क्वालिटी उसका क्वालिटी क्वालिटी के भी ऊपर अच्छा इफेक्ट रहेगा। आएगा। एकदम एकदम एकदम। हाँ, और ओके। जो 70-75 दिन के बाद का अगर आप कैल्शियम का एप्लीकेशन करते हैं तो उस समय भी जितना ज्यादा कैल्शियम क्रॉप के अंदर जाएगा उतना अच्छा फसल उतना अच्छा ट्यूबर का डेवलपमेंट होता है। साथ साथ जो भी उसके अंदर का सिलिकॉन क्रॉप के अंदर जाता है तो हाँ उसका बेनिफिट आपको एडिशनल ये मिलता है कि ट्यूबर का शेल्फ लाइफ बढ़ता है, ट्यूबर का शाइनिंग अच्छी तरह से आता है और आखिरी समय में
कोई भी एनवायरमेंटल फैक्टर जो आता है, वातावरण में बदलाव जो आता है, तो उसका भी कोई भी निगेटिव इम्पैक्ट फसल पे नहीं आने देने के लिए उसके अंदर का सिलिकॉन काम करता है। तो मतलब आप तीनों भी स्टेज के अंदर कैल्सीबी को दे सकते हैं। ठीक ठीक। और 15 ml पर नैपसेक स्प्रे है 50 लीटर का। हाँ, आप जो बताया 15 ग्राम एक एम पर। 1 ग्राम पर लीटर। यस यस, आपका पानी कितना भी क्वांटिटी हो, 1 ग्राम पर लीटर का डोज। ओके सर, ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। यस। हेलो। हाँ जी। गुड इवनिंग सर, मैं कन्नौज से ऋतिक बोल रहा था। अभी भी ऑप्शन गुड हिंदी से इवनिंग। ऑप्शन। सर अपने इधर आलू में अभी अपने मतलब किसान लेवल में जो बोला जाए किसान की भाषा में परपरा रोग ज्यादा आ रहा है सर। मतलब किस टाइप का, क्या सिम्टम्स क्या है उसके? वो सिम्टम्स ये है जो ग्रीन पत्ती होती है उस पर ब्लैक ब्लैक डार्क स्पॉट से आ जाते हैं जगह जगह पे, धीरे धीरे वो बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं और हाँ, वो पूरा 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 पौधा खत्म कर देते हैं सर। वो कौन सी स्टेज में आता है? ये यही 60 से 65 दिन के समथिंग, 50 के लेट ऊपर लेट आता है लेट सर। लेट ब्लाइट बोल रहे हैं क्या आप? नहीं जी सर। जी। सर हाँ जी। शैलेंद्र, हाँ शैलेंद्र जी, बोल हाँ रहा जी, हूँ। शैलेंद्र जी बोलिए। ये एक्चुअली कन्नौज में और इधर कानपुर देहात में और इधर फर्रुखाबाद आगरा की बेल्ट में ये एक हम्म। स्पेशल काज है कि जैसे ही आलू 55 से 60 दिन का होता है और ट्यूबर हाँ पड़ना शुरू होता है, हाँ। वैसे ही पूरा पौधा एकदम से पीला होने लगता है और पीला हो करके ब्राउन कलर में आकर के पौधा मर जाता है। ओके। उसमें अपना ये सुपर स्टार आया था, वो हाँ, सुपर स्टार पिक करता है पौधे को, लेकिन अगर इसके बाद में अगर रिकवर नहीं किया गया तो वो फिर बैक चला जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप शुरू में ही, मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि एक बैलेंस फॉर्म में अगर आप न्यूट्रिएंट देते हो, तो फसल का जो हेल्थ है वो पहले से ही अच्छा रहेगा। तो ये दिक्कत हम लोग बात का कम कर सकते हैं, अगर वो जी न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी की वजह से आ रहा है तो। और अगर कोई डिसीज वहां पे लगता है आपको कि थोड़ा सा पीला पड़ने के बाद ब्लाइट वगैरह वहां पे आना स्टार्ट होता है, तो ऐसी सिचुएशन में आप शुरू में ही एक आध स्प्रे अगर न्यूट्रीफाइट का भी डालते हो, तो भी आप बहुत ज्यादा मात्रा में फसल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एक्चुअली सर वो डिजीज नहीं है। नहीं, क्या होता है कभी कभी कोई भी अन्न द्रव्य की कमी आती है ना, तो अन्न द्रव्य हाँ की कमी की वजह से क्या होता है कि क्लोरोफिल कम हो जाता है, मतलब हरापन कम हो जाता है। तो हाँ। जब आपका पौधे के अंदर का हरापन कम होता है, तो मतलब पौधा थोड़ा सा नाजुक बन जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में डिसीज वहां पे आने का चांसेस होता है। हम्म। तो ऐसी सिचुएशन में डिसीज क्या करता है कि कोई भी वीक पौधा चुनता है पहले उसको डेवलप होने के लिए। और अगर हाँ। उसको ऐसा न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी वाला पौधा मिल गया, तो एक बार वो वहां पे डिसीज आ गया तो वो स्प्रेड ज्यादा होता है। तो चांसेस होता है, मतलब ऐसा वो डिसीज है ऐसा नहीं बोल रहा मैं, हम्म। चांसेस हो सकता है, तो उसके अगेंस्ट में आप न्यूट्रीफाइट को भी शुरू में दे सकते हैं। जी जी जी। एज पर मी वो डिफिशियंसी सिंड्रोम ही है सर। हाँ हाँ हाँ। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके। थैंक यू सर। हेलो हाँ जी। जी, मैं जियाउर रहमान वेस्ट बंगाल से बोल रहा हाँ जी। था। सर बोल रहे थे आलू का निचली हिस्सा पत्ता पीलापन क्यों हो जाता है? अभी तो मैच्योरिटी भी नहीं हुआ है। कितना दिन का हो गया? 45 दिन का हुआ। नीचे के पत्ते पीले बन रहे हैं? निचला हिस्सा का जो पत्ता होता है वो पीला होता है, लाल टाइप का हो जाता है। अगर वो लाल ब्राउन बॉर्डर वहां पे आता है, तो वो पोटेशियम की कमी की वजह से आता है। अगर वो पोला की पोला पीला अगर वहां पे हो रहा है नीचे वाला, तो हो सकता है उसके अंदर आपका नाइट्रोजन का लेवल थोड़ा सा कम हो जाए, या फिर ज्यादा कैनोपी होने के बाद भी सनलाइट नीचे की तरफ नहीं जाता है, तब भी वो पीलापन वहां पे आने का चांसेस होता है। या फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी अगर फसल के अंदर है, तो भी आपका पीलापन वहां पे आ सकता है। तो चांसेस मल्टीपल है पीलेपन के लिए। लेकिन नॉर्मली जो पोटैटो के अंदर निचला हिस्सा जो पीलापन आ जाता है, तो उसके लिए हमने प्रीविड एक ऑप्शन वहां पे दिया है, प्रीविड। तो हम्म। उसको अगर यूज करते हैं तो आखिरी तक आपका जो पत्ता है तो हरा भरा रखने का काम वो प्रीविड करता है, क्योंकि उसके अंदर
बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोटीन्स, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, तो वो रेडी फॉर्म में फसल को मिल जाते हैं। ओके सर, और सिलिक जल क्या काम में आता है आलू के लिए, सिलिक जल? आलू हो या फिर कोई भी फसल हो, सिलिकजॉल के जो मेन बेनिफिट है, उसमें सबसे पहले जो वातावरण में बदलाव आता है, जो अबायोटिक स्ट्रेस फसल के ऊपर आता है, जैसे कि अचानक से तापमान कम ज्यादा होना, पानी कम ज्यादा होना, सनलाइट कम ज्यादा होना, ह्यूमिडिटी कम ज्यादा होना, हवा कम ज्यादा होना, इस टाइप का जो बदलाव वातावरण में आता है, तो इसका जैसे हमारे ऊपर भी स्ट्रेस आता है, तो वैसे ही फसल के ऊपर भी आता है। मतलब जी सर। अगर फसल आपका स्ट्रेस में जाता है, तो फसल के अंदर जो एक मेटाबॉलिज्म चालू रहता है, जो उसका अन्न द्रव्य बनने की जो प्रक्रिया है, उसमें बाधाएं आती है, उसमें दिक्कत यस। आती है, उसका स्पीड कम होता है, तो मतलब फसल का जो डेवलपमेंट है वो रुक जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप सिलिकजॉल को रेगुलर देते हो, तो कितना भी फसल के अंदर वातावरण के बदलाव वहां पे आता है, तो भी उसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट वहां पे नहीं आने देने के लिए सिलिकजॉल काम करता है। दूसरा, सिलिकजॉल के अंदर जो हमने ऑर्थोसिलिसिक एसिड दिया है, ये ये जो बाकी अन्न द्रव्य है उसका शोषण भी बढ़ाता है, और उसका शोषण बढ़ा के पूरा पौधे के अंदर सभी जगह पे उसका बैलेंस रखने का काम भी वो ऑर्थोसिलिसिक एसिड करता है। तो मतलब एक कंप्लीट न्यूट्रिएंट प्रोवाइडर का काम ये सिलिकजॉल वहां पे करता है। आखिरी समय में जब आप सिलिकजॉल देते हो, तो ये फसल के अंदर जो पोटैटो का जो शेल्फ लाइफ है, उसका जो हार्वेस्टिंग के बाद का जो लाइफ होता है, उसको एक्सटेंड करने का काम, उसका जो छिलका होता है उसको मजबूत बनाने का काम, चमक लाने का काम भी सिलिकजॉल करता है। ऐसे मल्टीपल बेनिफिट देता है सिलिकजॉल। ओके सर। सर मेरा एक और सवाल था, हाँ जी। प्रीविट 10-30-30 मकई में किस टाइम देने से बेहतर रिजल्ट होता है? कौन से क्रॉप में? 10-30-30 प्रीविट का जो आपका 10-30-30 है, हाँ, मेज में कब देने से बढ़िया रिजल्ट मिलेगा? मैच में आप 25 से 35 दिन का, 40 दिन का क्रॉप जो होता है, जैसे आपका क्रॉप आपका नी हाई स्टेज में जाता है, मतलब जो 1.5 2 फीट के आसपास जो पौधा होता है, उस स्टेज में हम्म। आप देने से अच्छा बेटर रिजल्ट मिलता है आपको। उस समय वो पोटास नहीं देने से भी चलेगा ना? क्या नहीं देने से चलेगा? एमओपी अगर हम नहीं देंगे, उसकी जगह अगर 10-30-30 दे तो? नहीं, अभी क्या है कि एमओपी जो है, तो आप अलग अलग स्टेज के लिए भी वहां पे देते हैं। अगर इनिशियल वेजिटेटिव स्टेज है, तो वहां पे एमओपी न देने से भी आपका काम चलेगा, क्योंकि 10-30 में ऑलरेडी 30% जो होता है तो वो पोटैश होता है। और उसके साथ हम्म। हम अदर न्यूट्रिएंट्स भी देते हैं, जिसकी वजह से भी फसल का ग्रोथ में अच्छा इम्पैक्ट आपको दिखता है, जिसमें आपका विटामिन है, आपका एमिनो एसिड है, सिलिकॉन है, कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी उसके अंदर देते हैं। तो ग्रोथ के लिए तो ये अच्छा काम वहां पे इनिशियल स्टेज में करता ही है। ठीक है सर, ठीक। थैंक यू। यस। और किसी का कोई सवाल? शायद सभी के सवालों के जवाब उन्हें मिल गए हैं। थैंक यू सर, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे किसानों को मार्गदर्शन किया कि वो अ, आलू की फसल में कौन कौन सी समस्याएं आ सकती है और उसका कैसे हम प्रबंधन कर सकते हैं, या उस पे क्या क्या सोल्यूशन हम कर सकते हैं। और किसान भाइयों का भी धन्यवाद कि आप हमारे साथ इस चर्चा सत्र में जुड़े। तो अगले चर्चा सत्र में हम ऐसे ही कुछ नए विषय पर और जानकारी लेकर आएंगे कि आप अपनी फसल को कैसे बेहतर बना सकते हो। तो इसी के साथ हम इस चर्चा सत्र को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।